हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की बुक आरो का पाठ 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल रात पढ़ेंगे। पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं इनका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इनका जन्म सन 1899 महिषादल जगह, जो कि बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित है, वहाँ हुआ था। इनका पारिवारिक गांव जो था वो गड़ाकोला था, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता ये कविता संग्रह है। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे ये गद्य खंड है। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित है। संवन्य मतवाला पत्रिका का संपादन। इनका निधन सन 1961 इलाहाबाद में हुआ था। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावत के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों की प्रेरणा के स्रोत भी है। कविता को नया स्वर देने वाले निराला जो है वो छायावत के ऐसे कवि है जो कबीर की परंपरा से भी जुड़े हैं और जो पहले के प्रसिद्ध कवि थे, नई कविता दौर से पहले के जो प्रसिद्ध कवि थे उनकी प्रेरणा के भी स्रोत है। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व का कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। इनका जो विस्तृत होता है, फैला हुआ काव्य संसार है। इनकी जो रचनाएं, ये जो कविताएं लिखते हैं, अपने भीतर संघर्ष और जीवन, इनके जीवन में जो संघर्ष, इनके जीवन की जो उथल पटल वो थी, क्रांति हुए, निर्माण हुए, ओज मतलब होता है मतलब एकदम वीरता से, और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व होते हैं, लड़ाई को कुछ इस तरह समेटे है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं सकते। इनके जीवन में जो कुछ भी मतलब संघर्ष आए, क्रांति आई, निर्माण आए, ओज आया, कभी माधुर्य की आए, आशा, निराशा, इन सब के जो द्वंद्व आए वो इनकी कविताओं में समेटे हुए हैं, जो कि स्वतंत्र है, जो किसी बंधन में नहीं है। उनका यह निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। उनका यह निर्बंध होता है स्वतंत्र, जो किसी बंधन में ना हो, और उदात्त यहाँ पर है जैसे वापस संशोधित किया गया हो, मतलब ठीक किया गया हो। उनमें कोई किसी काव्य में कोई गलतियां रह जाती है और हम इन्हें फिर सही करते हैं तो वो हो गया संशोधन करना। तो उनका यह निर्बंध, स्वतंत्र और संशोधित काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। फांक नहीं रखना मतलब फटा नहीं रहना, मतलब दूरियां नहीं होती। तो उनका जो काव्य है, उनके जो कविताएं वो लिखते हैं वो स्वतंत्र है और वो संशोधित है, और वो कविता का जो संसार है उसे और जीवन, उन दोनों में कोई दूरियां नहीं रखते। मतलब कविता और कवि का जो जीवन है वो एक साथ चलता है। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास, शोक, राग, विराग, उत्थान, पतन, अंधकार, प्रकाश का सजीव कोलाज है उनकी कविता। उनकी कविता में उल्लास मतलब रोमांच, हंसी मजाक, उल्लास, और शोक दुख होता है, राग विराग खुशी का जो स्वर होता है वो राग होते हैं, और जो दुख में गाए जाते हैं वो होते हैं विराग। उत्थान मतलब नीचे की तरफ ढह जाना, और उत्थान होता है ऊपर की तरफ बढ़ना, और पतन होता है नीचे की तरफ ढह जाना। अंधकार प्रकाश का सजीव कॉलाज है उनकी कविता। कॉलाज यहाँ पर जब बहुत सारे हम चित्रों को, बहुत सारी फोटोज को हम एक साथ रखते हैं और जो वो आकृति बनती है उसे कहते हैं कॉलाज। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियां आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। जब वे मुक्त छंद होता है कि जो कविता है वो मुक्त है, मतलब उसमें स्वतंत्र शब्दों का यूज करते हैं, वो किसी बंधन में नहीं होती। तो जब उसकी बात की जाती है तो वो छंद, रूढ़ियां होती है, मतलब पौराणिक जो लिमिटेशंस होती है वो होता है, और सारे बंधनों को तोड़कर काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी छलनी करते हुए वो अपनी कविता लिखते हैं मुक्त छंद में। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग है।
एक तरफ तत्सम समासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है। मतलब उनके विषय और भावों की तरह भाषा की दृष्टि में भी निराला की बहुत सारी कविता है। एक तरफ तो एक कविता है राम की शक्ति पूजा वाली, जिसमें उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है और समास का भी प्रयोग किया है। वो पदावली है, एक मतलब पदावली जिसमें पद लिखे गए हों। और ध्वन्यात्मक बिंबो मतलब वो गाने योग्य है। ध्वन्यात्मक बिंबो मतलब उसमें गाने वाले बिंब है, वो वाली कविता है राम की शक्ति पूजा। और एक और कविता है जिसमें कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है। एक तुलसीदास उनकी रचना है जिसमें छंद है, मतलब बहुत ही कठिन छंद लिए गए और साधना मतलब किसी की आराधना की गई है। तो दूसरी तरफ देसी तट के शब्दों का सौंधापन लिए कुकुरमुत्ता, रानी और कहानी, महंगू महंगा रहा जैसी कविता है। इन तीन, ये कुकुरमुत्ता, रानी की कहानी, महंगू महंगा रहा, इन कविताओं में उन्होंने देशी शब्दों का प्रयोग किया है। धिक्त जीवन जो पाता ही आया विरोध कहने वाले निराला, उत्कट, आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि है, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। कि धिक जीवन जो पाता नहीं आया विरोध, ये कहने वाले कवि निराला बहुत ही संघर्षमय शक्तिशाली है, जो कि छोटे छोटे संकटों से डरते नहीं है और उनका शक्तिपूर्ण सामना करते हैं। इसलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। मतलब ये है कि इसलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु जो है वो अधिक आकृष्ट करती है। मतलब एक बात ये भी है कि जो कवि निराला है वो अधिकतर अपनी कविताओं में बादल का टॉपिक लेना पसंद करते हैं, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित होती है। सृजन होता है निर्माण करना, कि बादल बनते हैं, वो निर्माण। और ध्वंस की ताकत, ध्वंस होता है कि पतन कर देना, मतलब किसी को गिरा देना, डिस्ट्रक्शन हो गया। तो यहाँ पर ध्वंस का मतलब है कि जो बादलों की, एक तो बादलों का बनना, आकाश में उनका घिर जाना, वो यहाँ पर हो गया सृजन। और बादलों की तेज गड़गड़ाहट वाली बिजली से ऊंचे ऊंचे पेड़ पर्वतों का टूटना, वो यहाँ पर हो गया ध्वंस। तो ये दोनों ताकत बादलों में समाहित है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल कवि को इसलिए प्रिय है क्योंकि कवि का स्वभाव और बादलों का स्वभाव एक समान माना गया है। यहाँ पर बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का तो मजदूर है के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का अग्रदूत है। कवि ने यहाँ पर बादल किसान के लिए उल्लास के मतलब बादलों के आगमन से किसान के मन में उल्लास की भावना उठ पड़ती है, और निर्माण का तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति, और जो मजदूर लोग होते हैं जिनका शोषण किया जाता है, उनके लिए बादल जो है वो क्रांति का एक स्वरूप है जो बदलाव लाते हैं। अब हम इनका कविता का परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा कवि के बारे में भी और बता देती हूँ। इनकी शिक्षा मैट्रिक तक हो सकी है। अल्पायु में इनका विवाह हुआ था। पिता की मृत्यु से मेदिनीपुर रियासत के नौकरी प्रारंभ की, परंतु 22 वर्ष की आयु में पत्नी का निधन हुआ। इस तरह व्याधिक पीड़ित होकर ये अपने पैतृक गांव गढ़कोला उन्नाव यूपी लौट आए। जो इनका पारिवारिक गांव था, ये वापस वहां लौट आए थे क्योंकि इनके पिता का और इनकी पत्नी का अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। इसलिए फिर ये लखनऊ और इलाहाबाद में रहकर साहित्य सृजन इन्होंने करना शुरू किया था। युगांतकारी कवि निराला जी की कविताओं में तत्कालीन समाज की पीड़ा, परतंत्रता, कुष्ठा आदि के प्रति आक्रोश की, अन्याय तथा असमानता के प्रति गहरे विद्रोह और संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। ये इंपॉर्टेंट लाइनें आपको कवि परिचय में लिखनी है। अधिकतर ये पूछा जाता है कि कवि की कविताओं में मेन क्या आपको पाया जाता है, तो ये आपके लिए लिखना जरूरी है। बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर इनका असाधारण अधिकार था। मतलब ये इन सब भाषाओं में काव्य रचना करते थे और इनका दर्शन शास्त्र में भी गहन अध्ययन था। और ये अपने नाम के अनुरूप वस्तुतः निराली प्रतिभा के संपन्न थे।
तो ये सब आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम इनका कविता का परिचय पढ़ लेते हैं। बादल राग कविता अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उनका छठा खंड लिया गया है। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। लघु मानव आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विपल्ल रव के छोटे ही है शोभा पाते। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राह में पुकार रही है। यहाँ कवि बताते हैं कि यहाँ कवि ने आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि, आम आदमी के दुख से परिचित जो हमारे कवि है, उन्होंने यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में किया है। क्रांति मतलब संघर्ष के रूप में किया, जो कि बदलाव लाते हैं, उस क्रांति के रूप में किया है। क्योंकि विपल्ल रव के छोटे ही है शोभा पाते। विपल्लव होता है क्रांति और रव होता है स्वर। तो जो क्रांति का स्वर है उससे छोटे ही, यहाँ पर छोटे हैं जो मजदूर वर्ग हो गया, दलित वर्ग हो गया, वो तो जो क्रांति की आवाज है उससे मजदूर वर्ग, छोटे ही लोग उससे शोभा पाते हैं, मतलब उससे लाभ ले पाते हैं। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। किसान और जो मजदूर है, जो कि बड़े बड़े संपन्न लोग जो होते हैं, पूंजीपति, उनके शोषण से पीड़ित जो किसान और मजदूर है, उनकी आकांक्षाएं बादल के नव निर्माण की और बादल जो क्रांति के रूप में आएंगे और बदलाव कर उन्हें लाभ दे जाएंगे। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। क्रांति जो है वो हमेशा वंचित, प्रतिनिधित्व होता है लीडरशिप, मतलब आप अपने टीम का लीडरशिप करते हैं ना, मतलब जैसे हमारी क्लास में मॉनिटर होता है जो हमारी पूरी क्लास को संभालता है, वैसे ही तो क्रांति जो होती है वो हमेशा वंचितों वो होते हैं जिन्हें, जो दलित रह जाते हैं। यहाँ पर वंचित मतलब दलित के लिए ही है, जो पीछे रह जाते हैं, जिन्हें कुछ नहीं मिलता। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। क्रांति जो होती है वो हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। यहाँ पर छोटे जो है वो इन्हीं के लिए जो वंचित रह जाते हैं, दलित वर्ग हो गया। तो अट्टालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुकूंज स्पष्ट की गई है। यहाँ पर अट्टालिका का मतलब है बड़े भवन, जो ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं, जो पूंजीपति गरीबों से लूट लूट कर पैसा उससे जो भवन बनाते हैं वो अट्टालिका होती है। ऊंचे भवनों के ऊंचे कक्ष जो होते हैं वो होते हैं अट्टालिका। तो इसमें भी वंचितों की पक्षधरता का अनुकुंज स्पष्ट की गई है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां हैं। वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते। वज्रपात होता है मतलब वज्र जो होता है वो हाथी के दांत से बना एक वेपन होता है। बहुत मतलब जो हथियार बहुत ही कठोर होते हैं, जिनके एक वार से ही जो सामने वाला होता है वो त्रस्त हो जाता है, वो होता है वज्रपात। से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार घिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, जो गगन को छूने वाले, जो गगन को छूने की स्पर्धा रखते हैं, स्पर्धा होता है इच्छा, वो सब धीर हो चुके, मतलब धीर हो गए, जो ध्वंस हो गए, मतलब खत्म हो गए। ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। ये बादल जो है ये वीरों का एक एकजुट दल दिखाई देता है, जो कि क्रांति की रचना करते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल है, विप्लव होता है क्रांति, क्योंकि ये विप्लव के बादल है इसलिए गर्जन तर्जन अमोध्य है। इसलिए गर्जन तर्जन गरजना बरसना आम बात है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। गर्मी पर जो तपी झुलसी धरती है, गर्मी से जो जली पड़ी जो धरती है, उस पर क्रांति का संदेश बादल के रूप में आए हैं। हर तरफ सब रूखा सूखा और मुरझाया सा है। गर्मी के कारण हर तरफ जो है सब रूखा सूखा मुरझाया सा है। वैसे यहाँ पर गर्मी बताया गया है, पर यहाँ पर यह है कि जो पूंजीपति लोग होते हैं जो कि दलितों का शोषण कर लेते हैं, जिससे दलित जो होते हैं वो पिछड़े रह जाते हैं और उनके पास कुछ नहीं बचता, तो उनके जीवन में सब सूखा पड़ जाता है, उनके जीवन में कोई उल्लास नहीं होता। तो यहाँ पर जो गर्मी से रूखा सूखा है वो आप यहाँ पर कवि वही बता रहे कि उनके जीवन से सब सुख चैन उड़ चुका है। तो इससे क्रांति से है ना यह सब बदलाव होंगे। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गया है। हाड़ मात्र होता है सिर्फ मतलब हड्डी का ढांचा रह गया है, मतलब सिर्फ हड्डी का ही रह गया, उसमें मांस नहीं बचा। जीर्ण शरीर त्रस्त नयन मुख, जीर्ण शरीर होता है दुबला पतला शरीर, कमजोर शरीर। त्रस्त नयन मुख, त्रस्त होता है मतलब प्यासा, मतलब
व्याकुल जो आंखें होती है और जो मुंह होता है वो। पूरी धरती पर हृदय दग्ध होती है, जली हुई। तो पूरी धरती का जो हृदय है वो जला हुआ है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है कि जो जली हुई धरती है उस पर बादल का आगमन एक क्रांति के रूप में बदलाव लाएगा। ये किस प्रकार होगा ये आपको इस कविता में पता चलेगा। धरती के भीतर सोए अंकुर नव जीवन की आशा में सिर उठाए ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। बादल के आगमन से धरती में जो दबे हुए बीज है, अंकुर यहाँ पर है बीज, वो नव जीवन की आशा करते हैं कि बादल बरसेंगे और उन्हें एक नया जीवन मिलेगा। क्रांति जो हरियाली लाएगी, क्रांति यहाँ पर बादल के लिए, तो बादल बरसेंगे तो पेड़ पौधे उगेंगे, उससे हरियाली होगी हमारे वातावरण में, उससे सबसे उत्फल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। मतलब सबसे उत्साहित जो होंगे वो नए नए पौधे ही होंगे, छोटे छोटे जो दबे पड़े पौधे हैं वो होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू हुई है। समीर सागर वायु रूपी सागर, कविता शुरू हुई। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है, विराट होता है मतलब बहुत ही फैला हुआ, विस्तृत, बड़ा है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। उमड़ता घुमड़ता मतलब घूमता फिरता दिखाई देता है, इसी में घूमता रहे ऐसा। इस तरह यह कविता लघु मानवता आम आदमी की खुशहाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण में नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है कि यह जो कविता है यह क्रांति की रचना का सूचक है, नए जीवन की रचना का सूचक है, और यह वो भैरव गीत है जो नव निर्माण के समय बनता है। जब क्रांति आती है तो जो भैरव भव्य गीत बजता है, यह कविता उस प्रकार है।